आज हम लोग इस क्लास में संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे कि कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं और उनके प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बेसिकली संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्या दे दी जाएगी और आपसे पूछी जाएगी कौन इसमें अभाज्य है, कौन आपका सम संख्या है। तो इन सब चीज़ों की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आप देख लीजिए, इसमें देखिए संख्या पद्धति में हमें संख्याएं पढ़नी होती है कि संख्या कितनी प्रकार की होती है। तो संख्या यहाँ पे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है, सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है। ठीक है, भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है, ठीक, परिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है और वास्तविक संख्या, ये संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए हम इनका एक एक परिभाषा देख लेते हैं और उसके बाद समझ लेते हैं कि संख्याएं कौन कौन सी संख्या उनमें आती हैं। ठीक है, तो देखिए प्राकृतिक संख्या जो होती है, पहले आती है हमारी प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो जिन संख्याओं का प्रयोग वस्तुओं को गिनने में किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी कि गिनती की सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 और उसके बाद अनंत तक हम चले जाएंगे, इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए 1 से शुरू होता है या 0 से शुरू नहीं होता है। ठीक है, इसे हम कैपिटल N से सूचित करते हैं। साथ ही इसके कुछ गुण होते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के कुछ गुण होते हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्याओं के क्या गुण होते हैं, तो दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल सदैव क्या होता है, प्राकृतिक संख्या ही होता है। दो प्राकृतिक संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगी, एक प्राकृतिक संख्या मिलेगी। जैसे 4 और 3 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा और 7 क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या होगा। अब कह रहा है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाव एक प्राकृतिक संख्या हो, यह जरूरी नहीं है। दो प्राकृतिक संख्याओं को यदि हम घटाएं तो यह जरूरी नहीं कि वह क्या हो, प्राकृतिक संख्या ही हो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है और किसी किसी घटाव में हमें 0 मिल जाता है या माइनस में संख्याएं मिल जाती हैं। जैसे कि यहाँ तो सही है, यहाँ 8 में से 3 घटाएं तो हमें 5 एक प्राकृतिक संख्या मिल गई है, लेकिन जब 4 में से 6 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -2 मिलेगा और -2 क्या है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, यह एक पूर्णांक है। ठीक है, तो दो प्राकृतिक संख्याओं का योगफल तो प्राकृतिक संख्या होता है, लेकिन उनका घटाव जरूरी नहीं कि प्राकृतिक संख्या ही हो। उनका घटाव प्राकृतिक संख्या हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है या फिर कोई पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार आगे है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल एवं एक प्राकृतिक संख्या ही होती है, जबकि भागफल क्या होता है, जरूरी नहीं कि प्राकृतिक संख्या हो। भागफल जरूरी नहीं होता है कि वह प्राकृतिक संख्या होगी, लेकिन दो प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होगा, प्राकृतिक संख्या ही होगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला जो संख्या है उसे देखते हैं। तो अगली संख्या है हमारी पूर्ण संख्या, होल नंबर जिन्हें हम बोलते हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को मिला लेने पर जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या को W से सूचित किया जाता है। किससे सूचित किया जाता है, W से। ठीक है, इसे हम W से सूचित करते हैं। पूर्ण संख्याओं को किससे सूचित किया जाता है, W से सूचित किया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्राकृतिक संख्या में हमने क्या मिला लिया है, 0 मिला लिया, यहाँ पे 0 आपको दिख रहा है। ठीक है, तो 0 1 2 3 से लेकर अनंत तक जितनी संख्याएं हम गिन सकते हैं, तो उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी 0 मिला लें तो प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या बन जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे इसके कुछ गुण होते हैं। कह रहा है कि आगे है कि सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। जो सभी पूर्ण संख्याएं वो क्या होंगी, धनात्मक पूर्णांक होगी, परिमेय वास्तविक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। ये आपसे जरूर आपको ध्यान रखना होगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या तो होती हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 0 जो है वो क्या है, एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगली संख्या है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, और इसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य एवं ऋणात्मक संख्याओं को मिला लेने पे जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं को किससे सूचित किया जाता है, कैपिटल Z से सूचित किया जाता है। जैसे कि इनफाइनाइट से हम माइनस में लेते हैं तो -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 अनंत तक। ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं में या फिर हम यूँ कहें पूर्ण संख्याओं में अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो जो संख्या हमें प्राप्त होंगी उन्हें ही हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और फिर 0 के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं, इंटीजर कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, अगली संख्या है सम संख्या।
सम संख्या तो आपको पता ही होगा किसे कहते हैं, इवन संख्या, इवन नंबर किसे कहते हैं। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हों उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। इसे हम ई से सूचित करते हैं। जो 2 से पूर्णतः कट जाए, पूरा पूरा भाग लग जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8 ये सभी क्या है, 2 से पूर्णतः कट जाएगा। 2 के पहाड़ा में सभी आएगा, 2 के पहाड़ा में 18 भी आएगा, 22 भी रहता है तो 22 भी कट जाता है 2 से, ठीक है ना। जो पूरा कट जाए, शेष न बचे 2 से कटाने पर, वह सम संख्या है। और विषम संख्या किसे कहते हैं, तो ठीक इसके उल्टा होता है कि वैसी संख्याएं जिनमें क्या हो, 2 से भाग ना लगे, जो 2 से पूरी पूरी ना कटें, उन्हें हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। इन्हें ओ से सूचित किया जाता है। जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 29, 39 ये सभी क्या हैं, विषम संख्याएं, क्योंकि इनमें 2 से भाग नहीं लगता है बल्कि शेष हमको मिल जाता है, एक शेष मिल जाएगा, ठीक है। तो इनमें 2 से भाग नहीं लगता है, इसलिए इन्हें ऑड नंबर कहते हैं, विषम नंबर कहते हैं। आगे देखिए, आगे है भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या को देखिए ध्यान से, कंपोजिट नंबर है। तो भाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें भाग लग जाए, चाहे किसी भी संख्या से भाग लगे, उसमें भाग लग जाए, वह किसी भी अन्य संख्या से विभाजित हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका डेफिनेशन है कि वे संख्याएं जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी भी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि वह स्वयं से तो कटे ही, एक से भी कटे, साथ ही किसी और संख्या से कट रही हो, यानी कि उसमें भाग लग रहा हो किसी अन्य संख्या से, उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। इसमें सम संख्या भी आ सकती है, विषम संख्या भी आ सकती है, बस वह किसी अन्य संख्या से कटना चाहिए अपने एक को छोड़कर। जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 15 क्या है, देख रहे हैं ना, 15 ना सम है, सम नहीं है, विषम है, लेकिन यह भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि यह 3 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। तो यह 3 और 5 से कट रहा है, यानी कि या तो 3 से कट सकता है या 5 से कट सकता है, मतलब 15 और 1 के अलावा यह अन्य संख्याओं से भी कट रहा है। किसी अन्य एक संख्या से भी कटता तो यह भाज्य होता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या हम उन्हें कहते हैं जिनमें क्या हो, जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती, उन्हें हम अभाज्य संख्या कह सकते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, यानी कि जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, यानी जो स्वयं एक और अपने से कटे, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। या फिर हम यूँ कह सकते हैं जिनके 2 गुणनखंड हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। यानी कि वैसी संख्या जो अपने एक को छोड़कर किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ये सभी क्या हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। आगे देखिए, आगे यहाँ पे एक नोट थोड़ा सा समझना है, क्योंकि ये आपको बहुत कन्फ्यूजन करता है, इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि एक न तो भाज्य संख्या और ना ही यह क्या है, अभाज्य संख्या है। एक जो है यह ना तो भाज्य है, ना किसी से यह कटता है, ठीक है ना, और ना ही यह अभाज्य। और अभाज्य क्यों नहीं है, क्योंकि अभाज्य का शर्त होता है कि उसका 2 गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन एक का सिर्फ एक ही गुणनखंड है, या सिर्फ एक से ही कट सकता है और किसी संख्या से नहीं कट सकता है, इसलिए इसे अभाज्य की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। अभाज्य की श्रेणी में उन्हीं संख्याओं को रखा जाता है जिसके 2 गुणनखंड हो, जैसे कि एक से कट जाए और वह स्वयं से कटे, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, अभाज्य कहते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक से कट रहा है, ठीक है, और चूँकि एक स्वयं है, यानी कि इसके सिर्फ एक ही गुणनखंड है, इसलिए यह अभाज्य भी नहीं है, और ना ही यह भाज्य, क्योंकि किसी अन्य संख्या से नहीं कट रहा है, इसलिए यह भाज्य भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है को प्राइम नंबर, यानी सअभाज्य संख्याएं। तो सअभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, तो जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिनका मौसा 1 हो, वे एक साथ सअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यानी कि 2 ऐसी संख्याएं जिनका मौसा क्या हो, 1 आए, यानी कि जिनमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, यानी कोई भी ऐसी संख्या न हो जिससे क्या हो, वह दोनों विभाजित हो जाए एक को छोड़कर, तो वह क्या कहलाएंगी, सअभाज्य संख्या कहलाएंगी। या यूँ सिंपल समझिए कि वैसी 2 संख्याएं जिनका HCF क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, सअभाज्य संख्या, ठीक है, कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं 2, 5, 4, 9, 12, 25, 8, 9, 12 ये सभी संख्याएं क्या हैं, इनका सभी का 2 और 5 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 4, 9 का HCF क्या होगा, 1 होगा। 12, 25 का HCF क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यानी कि इनका HCF क्या होगा, 1 होगा, इसलिए यह क्या कहलाएंगे, को प्राइम नंबर कहलाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है युग्म अभाज्य संख्याएँ, यानी ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच का अंतर 2 हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, युग्म अभाज्य संख्या
कहते हैं, जैसे 11, 13, यानी कि वैसी अभाज्य संख्याएं जिनके बीच का जो अंतर हो क्या हो, लगातार वो संख्याएं हों और उनके बीच का अंतर क्या हो, 2 हो, या फिर यूँ कह सकते हैं जिनका अंतर ही 2 हो। ठीक है, जैसे कि हम ले सकते हैं 5 ले सकते हैं और क्या ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। यह दोनों क्या कहलाएंगी, यह दोनों युग्म अभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, क्योंकि इनके बीच का अंतर 2 है और दोनों क्या है, यह अभाज्य संख्या। उसी तरह 11, 13 भी कहलाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर क्या है, 2 है और यह क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं दोनों। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, तो और बाकी आगे इससे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इन्हें रैशनल नंबर कहते हैं हम। ठीक है, तो वे संख्याएं जो p बट्टा q के रूप में लिखी जा सकती हैं, यानी जिन्हें बट्टा में हम लिख सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ p क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, यानी माइनस में हो सकता है, 0 हो सकता है, प्लस में हो सकता है, और q जो होगा वह माइनस में हो सकता है, प्लस में हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होगा। वह 0 अगर होता है तो वह क्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है ना, तो 0 नहीं होना चाहिए। इस तरह अगर p बट्टा q के रूप में कोई संख्या लिखी गई है तो वह क्या है, परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं को कैपिटल Q से दिखाया जाता है, जैसे कि 3/8, 7/11, 8, 1.20, 0, 5, 6, 7, ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं। क्योंकि हम 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 को 5/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो p बट्टा q के रूप में आ गया, इसलिए यह क्या है, परिमेय संख्या है। और 2/4 भी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन 5/0 क्या है, परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जो q का नीचे वाला जो हर का मान है वह 0 नहीं होना चाहिए। वह 0 से या तो छोटा हो या फिर 0 से बड़ा हो, यानी या तो माइनस में हो या फिर प्लस में हो, लेकिन 0 नहीं है। जो 0 को छोड़कर चाहे और कोई भी संख्या होगी तो वह क्या होगा, परिमेय होगा। ऊपर चाहे कोई भी संख्या, उससे कोई मतलब नहीं है। 0 भी ऊपर होगा तो क्या होगा, वह परिमेय होगा। 0/1 भी क्या है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आगे है कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं, क्योंकि उन्हें हम क्या लिख सकते हैं, z/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, जितने भी पूर्णांक हैं, -1/2, माइनस में जो संख्या है, 0 है, या फिर प्लस में जो संख्या है, उन सभी को हम बट्टा में 1 लिख सकते हैं, इसलिए वे सभी क्या है, पूर्णांक हैं, वे सभी परिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल एक परिमेय संख्या ही होता है, जबकि 0 से विभाजित न किया जाए। अगर 0 से हम विभाजित न करें परिमेय संख्याओं को, तो उनका जो योगफल और अंतर, गुणनफल एवं भागफल जो भी आएगा वो सभी क्या होगा, एक परिमेय संख्या ही होगा। अब देखते हैं हम अपरिमेय संख्याओं को। तो अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इरेशनल नंबर किसे बोलते हैं, तो वे संख्याएं जिन्हें हम p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। मतलब वैसी संख्या जिन्हें हम बट्टा में लिख ही ना पाएँ, यानी जो बट्टा में होती ही नहीं है, उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, उन संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि √7, यह हमेशा √7 के रूप में ही आएगा, यह इसे तोड़ा नहीं जा सकता है, यानी यह बट्टा में नहीं आएगा, इसलिए यह क्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। √13 यह अपरिमेय संख्या, √17 यह अपरिमेय संख्या है। पाई यह अपरिमेय संख्या है। पाई को जो आप 22/7 लिखते हैं, तो आप तो कहिएगा कि 22/7 इसको लिखा जाता है, यह तो परिमेय हो गया, क्योंकि इसे हमने p बट्टा q के रूप में लिख दिया। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि जो पाई है, पाई का निकटतम मान 22/7 है। एक्चुअल 22/7 इसका मान नहीं होता है। पाई का मान एक अपरिमेय मान होता है। ठीक है, उसे हम बट्टा में नहीं लिख सकते हैं, यह एक निकटतम मान होता है, इसलिए हम इसे 22/7 के रूप में लिख देते हैं, दिखा देते हैं। जब हमें बड़ी बड़ी गणनाएं करनी होती हैं, जैसे कि किसी ग्रह का ऑर्बिटल निकालना होता है, तो उस समय हमें पाई के सबसे अधिकतम मान का प्रयोग करना होता है। दशमलव में जब हम इसमें भाग देते हैं, तो हम जितने अधिक भाग दे दें, जितना अधिक बार भाग दे दें इसमें, चूँकि ये तो कटता है नहीं, ये कभी कटता ही नहीं है, तो इसको हम जितने अधिक बार भाग दे दें, तो जितना बड़ा भागफल हमें प्राप्त होगा, उस भागफल से हम जो जहाँ पाई का मान रखना होता है वहाँ रखेंगे, तो जो मान प्राप्त होता है वो मतलब निकटतम मान होता है। तो ये जो 22/7 है, यह इसका निकटतम मान है, एक्चुअल मान नहीं है। ठीक है, इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं अगली संख्याएं क्या है। तो अगली संख्याएं हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या हम किन्हें कहते हैं, तो रियल नंबर्स किन्हें कहते हैं, इन्हें r से सूचित किया जाता है। तो ये जब हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को मिला दें आपस में, तो वे सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, तो वे सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। यानी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। आगे आता है हमारा काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं,
इमेजिनरी नंबर यानी ऋणात्मक संख्याओं का वर्गमूल लेने पर जो संख्याएं बनती हैं उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। ये आप लोग इंटर में पढ़ते हैं 11th क्लास में, इमेजिनरी नंबर आप लोग पढ़ते हैं कि जो संख्याएं माइनस में आ जाती हैं, जैसे कि -4 का अगर हमको अंडर रूट करना हो तो इसका अंडर रूट नहीं होगा, माइनस वाली संख्याओं का अंडर रूट नहीं होता है, तो इन्हें हम एक काल्पनिक संख्या से दिखाते हैं, इसे हम I2 से दिखाते हैं। ठीक है, आई लगा देते हैं कि यह क्या इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, ऐसा होता नहीं, हम मान के चलते हैं काल्पनिक संख्या है ये। ठीक है, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे परिचय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो आपको जानना चाहिए, तो चलिए इसे देख लीजिए आप लोग। देखिए, संख्या एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य, ऊपर आपने पढ़ा था। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 जो है वो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो रूढ़ संख्या भी है, यानी कि 2 एक ऐसी सम संख्या है जो एक अभाज्य संख्या भी है। रूढ़ संख्या को ही अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या का दूसरा नाम रूढ़ संख्या भी है। ठीक है, 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है, 3 जो है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या या विषम संख्या है। ठीक है, विषम अभाज्य का मतलब हुआ कि वो अभाज्य भी है और साथ में विषम भी है। 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है, 4 जो है वो क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या है। आपसे पूछा जा सकता है इस तरह के प्रश्न एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, आगे है टॉपिक की 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है। 9 जो है वो क्या है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है जिसमें भाग लग सकता है, जिसमें 1 या 9 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी भाग लग सकता है। ठीक है, 1 से 9 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या हैं, तो 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, तो 15 अभाज्य संख्या है। 1 से 25 तक कुल कितने अभाज्य संख्या हैं, तो इसमें 9 है। 1 से 50 तक यहाँ पे है 15 और 1 से 25 तक 9 है। ठीक है, 25 से 50 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो 6 है। 50 से 100 तक कुल कितने अभाज्य संख्या है, तो 10 है। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा आप लोग। इसका PDF हम ग्रुप में भेज देंगे, आप लोग वहाँ से याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे देखिए। आगे है कि अंक 0 से 9 तक को अंक होते हैं, जो अंक होते हैं वो कहाँ होते हैं, 0 से 9 तक होते हैं। अतः अंकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है, यानी 0 से लेकर 9 तक यही अंक होते हैं और इन्हीं से सभी संख्याएँ बनती हैं। संख्या जो होता है 1 से शुरू होता है और अनंत तक होती है। संख्या जो होती है वो 1 से शुरू होकर अनंत तक हम इसको गिन सकते हैं। एक अंकीय संख्याएं कितनी होती हैं, ये तो एक अंकीय संख्याएं 9 होती हैं। कितनी होती हैं, 9 होती हैं एक अंकीय संख्याएं। आगे है, आप आगे भी देख लीजिए और इसको नोट्स बना लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। आगे 2 अंकीय संख्याएं 90 होती हैं। 2 अंकीय संख्याएं कितनी होती हैं, 90 होती हैं। 3 अंकीय संख्याएं 900 होती हैं। 4 अंकीय संख्याएं 9000 होती हैं। केवल 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य एवं सम दोनों है, यानी कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और क्या है, सम भी है। वे 2 अभाज्य संख्याएं जिनके बीच केवल एक सम संख्या होती है उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य जोड़ा कहते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि इनके बीच क्या होगा, एक भाज्य संख्या होगा, या फिर इन्हें हम क्या कहेंगे, कोप्राइम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको ये बातें याद रखनी होंगी कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण, पूर्णांक, वास्तविक एवं परिमेय संख्या होती है। सभी प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, पूर्ण भी संख्या होती है, पूर्णांक भी होती है, वास्तविक भी होती है और परिमेय संख्या भी होती है। सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक, वास्तविक एवं परिमेय संख्या होती है और सभी पूर्णांक वास्तविक एवं परिमेय संख्या होते हैं। ठीक है, सभी पूर्णांक परिमेय एवं अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, आगे है अभाज्य, यानी अभी मैंने बताया इसे रूढ़ भी कहते हैं, एवं यौगिक संख्याएं सम तथा विषम संख्या होती हैं। बाकी आप लोग को ये PDF मिल जाएगा आपके ग्रुप में, वहाँ से आप इसे आसानी से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे संख्या निकालना, जैसे कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, या फिर 10 प्राकृतिक संख्याओं के औसत का योगफल क्या होगा। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम निकालना सीखेंगे, संख्याओं को निकालना सीखेंगे, उनके फॉर्मूले सीखेंगे, क्योंकि इससे सवाल आते हैं एग्जाम में, इससे सवाल पूछे जाते हैं। उससे पहले मैंने सोचा आप लोगों को संख्याएं बता दें, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं और उन्हें आपको समझा दें। तो आप लोग इस PDF को ध्यान से पढ़िएगा, साथ ही इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।